उदारीकरण, लिबरलाइजेशन को दुनिया के देशों ने आधुनिक काल में क्यों अपनाया? मैं आधुनिक काल कह रहा हूं, इसका अर्थ है कि आधुनिक काल के पहले सारी दुनिया में उदारीकरण थी। कुछ भी कहीं भी आप जाके बेच डालो या खरीद लो। कहीं कोई दुनिया में राष्ट्र राज्य की सीमाओं को लेके कहीं कोई सख्त पाबंदी नहीं था, कोई पासपोर्ट और नागरिकता का कॉन्सेप्ट नहीं था, कहीं भी कोई भी आदमी जाके सेटल हो सकता था। इसीलिए आप देखिए कि मानव का भी व्यापार होता था, लोग खरीदे बेचे जाते थे। भारत में तो एक पूरी डायनेस्टी है, एक पूरा काल है जिसको हम गुलाम डायनेस्टी कहते हैं, जिसमें खरीद के लाए गए व्यक्ति राजा बन जाते हैं, सुल्तान बन जाते हैं दिल्ली सल्तनत में। तो उदारीकरण सारी दुनिया में थी, लेकिन राष्ट्रवाद का एक नया विचार आया यूरोप के अंदर। राष्ट्रवाद के उस विचार का जन्म कैसे हुआ वो एक अलग वीडियो का विषय है। तो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट ने सारी दुनिया में, या स्पेशली कहिए कि यूरोप के अंदर एक होड़ पैदा कर दिया कि जर्मन्स ये सोचते थे कि जर्मनी दुनिया का सबसे सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र है, माने जर्मनी से अच्छा, जर्मनी से बेहतर कोई नहीं, कोई जर्मनी की बराबरी नहीं कर सकता। फ्रेंच वो जर्मन नहीं हो सकते, फ्रेंच सोच रहे थे जर्मन हमारे बराबर नहीं हो सकते। इससे हर देश दूसरे देश के ऊपर इस तरह से टैक्स लगाने लगे, उस नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में एक दूसरे से आगे निकलने की ओर में, कि हम उसकी वस्तुओं को अपने देश में एंट्री नहीं देंगे, और देंगे तो उस पर अधिकतम टैक्स लगाते थे। फिर क्या हुआ, दूसरा देश ने रेसिप्रोकल टैक्स आप पे लगाया, फिर आपने और बढ़ाया। फिर जो अभी आप देखें कि जो ट्रंप कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, रेसिप्रोकल टैक्स, कि जो देश अमेरिका पे जो टैक्स लगाएगा उसी अनुपात में वो टैक्स लगाएंगे। तो ये कार्ड खेल रहे हैं ट्रंप। इसके कारण सारी दुनिया में उदारीकरण के रास्ते बंद हो गए। अब जैसे आप भारत में ही देख लीजिए, हमारे यहां उदारीकरण थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता पे कब्जा कर लिया और 1833 के चार्टर एक्ट तक एक तरह से मोनोपोली रही। वैसे मोनोपोली तो 1813 के ही चार्टर एक्ट से खत्म हो गई, लेकिन कुछ मोनोपोली 1833 तक बनी रहे। उसके बाद भी दुनिया के दूसरे देशों के लिए भारत में ट्रेड करना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज उसको प्रॉपर स्पेस नहीं देते थे। तो कहीं कॉलोनी बन गई थी, दुनिया के ज्यादातर देश कॉलोनी थे, वहां जो देश उन पे रूल कर रहे थे वो दूसरे देशों को एंट्री नहीं देते थे, वहां उदारीकरण के रास्ते ऐसे बंद हो गए। यूरोप में नेशन स्टेट के कारण बंद हो गया। तो अलग अलग कारणों से उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट चर्चा में सिर्फ रहा, वह व्यवहारिक नहीं रहा। सारे आर्थिक प्रतिबंध इस तरह के, या एक दूसरे की सीमाओं में प्रवेश को लेके कई तरह की सख्त पाबंदियां सामने आ गई। लेकिन इसी बीच जो है सारी दुनिया को दो विश्व युद्ध, दो वर्ल्ड वार देखने पड़े। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 18 और सेकेंड 1939 से 45। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह पूरी दुनिया में विनाश हुआ, स्पेशली यूरोप में जिस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ, यूरोप के ज्यादातर देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके थे। ऐसे में उन देशों के पुनर्निर्माण के लिए अब दूसरे देशों की मदद आवश्यक हो गई। तो फिर से उदारीकरण का तर्क सामने आ गया और उदारीकरण को लेके माहौल बनाने की कोशिश की गई। और इसीलिए आप देखिए कि उसी कोशिश के तहत गैट की स्थापना हुई, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना हुई 1948 में। तो यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए या युद्ध से हुए विध्वंस के लिए, चाहे जापान में और भी देशों में जिस तरह का विध्वंस हुआ था, उसमें पुनर्निर्माण के लिए दूसरे देशों से मदद, दूसरे देशों की सहायता अनिवार्य सी हो गई। उसी अनिवार्यता में उदारीकरण फिर से महत्वपूर्ण बन गया। तो उदारीकरण का जो पहला चरण है आधुनिक भारत में, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से देखने को मिलता है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें गिरावट आ गई। गैट बहुत हद तक सफल नहीं रहा उदारीकरण की स्थितियां दुनिया में बनाने में। इधर 30-40 वर्षों में फिर से यूरोप
के देश आर्थिक रूप से सशक्त हो गए, वहां की कंपनियां एमएनसीज बन गई, पूरी दुनिया में फैल गई। अब यूरोप के पुनः आर्थिक निर्माण के बाद या इन ज्यादातर जो युद्ध से हुए विध्वंस के निर्माण के बाद अब वहां मांग की कमी पैदा हो गई। उस मांग की कमी के बाद यूरोप और अमेरिका का विकास दर गिरने लगा। उस गिरे हुए विकास दर को फिर से तेज करने के लिए इन देशों ने एक माहौल बनाया और उदारीकरण को पूरी तरह से सारी दुनिया में स्थापित करने के लिए WTO लेके आए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और सेकेंड वर्ल्ड जिसमें भारत, चीन जैसे देश आते हैं, थर्ड वर्ल्ड जिसमें अफ्रीका के कंट्रीज आते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड के देशों को जो है यह बताया गया, यह समझाया गया आर्थिक सिद्धांतों के माध्यम से, माहौल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, स्कॉलर्स के माध्यम से कि यदि आपको अपने नागरिकों के लिए बेहतर समाज का निर्माण करना है, बेहतर जीवन चाहिए, तो आपको उदारीकरण की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए भारत जैसे देश भी उदारीकरण के रास्ते में शामिल हो गए और हम भी उदारीकरण के रास्ते पे चलने लगे। और आज भारत में उदारीकरण की परिस्थिति काफी मजबूत हो गई है। और आप देखिए कि सरकार का अर्थव्यवस्था में, आर्थिक तंत्र में हस्तक्षेप लगातार घट रहा है। उदारीकरण का अर्थ यह है कि सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए ताकि बाजार खुलकर काम कर सके, बाजार में कम से कम नियंत्रण हो। और उदारीकरण के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बेहतर होगा वो सर्वाइव करेगा। तो इस तरह से आम लोगों के जीवन में बदलाव के तर्क से सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को यूरोप और अमेरिका जैसे देशों ने तैयार किया उदारीकरण के लिए। क्यों? क्योंकि इन देशों में जो है एक विशाल बाजार है, मार्केट है। आप देखिए भारत में कितना बड़ा मार्केट है। और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड के कंट्रीज से इतना बड़ा बाजार उपलब्ध हुआ एमएनसीज को, यूरोप और अमेरिका के देशों को, कि आज वो उनकी कंपनियां इस हैसियत में हो गई है कि वहां की अमेरिका की, यूरोप की कई कंपनियों का जो नेटवर्थ है, जो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो दुनिया के कई बड़े देशों के जीडीपी से ज्यादा एक कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यह जो संभव बनाया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यह उदारीकरण के कारण ही संभव हुआ। थैंक यू।